हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक जस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिक जस्ट में। और आज इतना बड़ा मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। आप सभी को पहले बता दूं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि पहले के लिए कैंडी में जो मैच हो रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच, तो इंडिया की तो पूरी पारी खत्म हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान की जो वो है वो अपनी पारी स्टार्ट नहीं कर पाई। उससे पहले बारिश आ गई और बारिश ने उसके बाद होती ही रही लगातार, और पूरा मैच जो है वो रद्द करना पड़ा। तो आप सभी को पहले मैं अपने एक्सपर्ट उमेश सर से आपका स्वागत कराऊंगा। उमेश सर। यस सर। जी। उमेश सर, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, मैं आपको रिजल्ट दिखाना मैच की स्कोर की बात करूं, सबसे पहले कोशिश करूंगा कि स्कोर अपने सभी लोगों को दिखाया जाए कि स्कोर की क्या स्थिति है। तो मैं आपकी स्क्रीन के सामने स्कोर प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या आप स्कोर देख पा रहे हैं? सर अभी तो विजिबल नहीं है। यस सर, आ जी। गया। जी। तो हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि स्कोर्स अगर मैं उमेश सर अगर सीधे बात पे आऊँ, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो स्कोर है वो बहुत भारत ने शुरुआत जो हुई थी, बहुत अच्छी शुरुआत हो नहीं पाई थी भारत की। आप देख सकते हैं कि जो शाहिन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ या नसीम शाह बहुत ही लगातार अच्छी अ, गेंदबाजी की, और जैसे एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि भारत के जो हमारे टॉप थ्री है कोई लंबा खेलेगा, वो खेल नहीं पाए। और बड़े क्योंकि मैच दो बार बारिश से रुका भी तो वो नहीं चल पाए। शाहीन अफरीदी ने एक बार फिर सबको परेशान किया 4 तक। लेकिन सबसे पहले मैं इंडिया के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है उस पर आना चाहूँगा, वो है ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। सब हम पिछले एक हफ्ते से सवाल कर रहे थे, जब से राहुल द्रविड़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ बोला गया केएल राहुल 2 मैच में नहीं खेलेंगे। सबके मन में यही सवाल था कि ईशान किशन एक तो मैच खेलेंगे, संजू सैमसन थे नहीं, तो ईशान किशन को कहाँ खिलाया जाए। बड़े सवाल थे कि ईशान किशन को कहाँ खिलाया जाए, कि नंबर 5 पे खेलेंगे, क्या वो ओपनिंग करेंगे, क्या विराट कोहली की पोजीशन हुई। तो आज उसका हमको जवाब मिला कि ईशान किशन को केएल राहुल की जगह ही खिलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव जो वहां से निकल के आया वो ये निकल के आया, ईशान किशन जैसे रन बनाया, जो इंटेंट से रन बनाया, 4 विकेट्स वहां पे हो रखी थी। लेकिन आप ईशान किशन का अगर स्कोर बोर्ड देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो वो देखिए कि उनका जो इंटेंट है, आप देखिए खेलने का तरीका, 4 विकेट गिरी हुई है फिर भी वहां जाके अपना नेचुरल गेम खेला, पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल किया। और तो ये बड़ी उनके बारे में और टीम को एक बहुत बड़ा सवाल दे गई, उसका जवाब दे गई कि केएल राहुल अगर नहीं अवेलेबल तो भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उमेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको पहले बताइए, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने जो हम पारी संभाली है वो आपको कैसी लगी? फिर बाकी चीजें पे आएंगे कि हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ और टीम में क्या क्या बदलाव की जरूरतें हैं। जी। यस सर, बिल्कुल तरुण सर, बहुत बढ़िया आपने बात कही। और विदाउट एनी थिंकिंग मैं सीधी बात कहना चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने दिखाई है वो अलग ही अलहदा की है, और टॉप परफॉर्मेंस है जिसका कोई आप रिकॉर्ड्स में 80s को 70s को आप सेंचुरी तो नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी ये 80s लाइफ टाइम याद रहेंगे कि जिस कंडीशन में आके इन्होंने जिस मेंटेलिटी से जिस इंटेंट से बैटिंग की और जिस सरफेस से इंडिया को उभारा है वो अलग ही लेवल का था। और बात करूंगा, मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहूंगा ईशान किशन की, क्योंकि हार्दिक पांड्या से हमें हमेशा उम्मीद रहती है क्योंकि वो जिम्मेदारी वाली पारी खेलते हैं। लेकिन ईशान उमेश किशन सर, जिस आप, हाँ, कैमरा आपका नहीं खुला है तो कैमरा खोल लीजिए ताकि सभी दर्शकों को हमारी यस सर। पिक्चर जो है वो लाइव आते रहे। जी। जी। यस सर। तो मैं था हार्दिक पांड्या पे, तो हार्दिक पांड्या से एज यूजुअल हमें ये परफॉर्मेंस हमेशा दिखती रहती है। लेकिन सर मैं ईशान किशन के आज टॉपिक ईशान किशन मेरा सबसे बड़ा है कि ईशान किशन पे मैं बोलना चाहूंगा कि हम्म। जिस नंबर पे वो आए उनके लिए वो नंबर नहीं आता, क्योंकि अमूमन वो ओपनिंग करते हैं इंडियन टीम में वनडेज में। हम्म। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि ईशान किशन जिस नंबर पे आए, नंबर तो चल एक बार हम मान भी लिए, लेकिन कंडीशन जो इंडियन टीम की थी उस समय उसमें काफी क्रिटिकल थी। आपके विकेट 3 विकेट जा चुके थे और रन स्कोर गति थी। और दूसरा इनका आपका मैच किससे था? पाकिस्तान, जो आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का काफी थ्रिलर और एडवेंचरस मैच होता है, जो सिर्फ आपके फिजिकल नहीं मेंटली प्रेशर बहुत रहता है। उस कंडीशन में आके अपना गेम खेलना, इंटेंट दिखाना की सबसे बड़ी चीज, जो इंटेंट उनका था कि मुझे अपना गेम खेलना है, मुझे कोई भी कहते हैं मैच के हिसाब से या प्रीवियस जो खेल के गए मेरे सीनियर्स या जो भी हुआ है उस हिसाब से नहीं, मुझे अपने गेम के हिसाब से चलना है अलोंग द ग्राउंड और विदाउट एनी रिस्क खेलना है। वो इंटेंट ईशान किशन ने दिखाया। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं ईशान किशन की इनिंग की ये करना चाहूंगा कि हम बात तो करेंगे वेस्ट इंडीज की टीम को बहुत ज्यादा हाउ नहीं कहेंगे कि बहुत खतरनाक थी, लेकिन जिस कंडीशन में वेस्ट इंडीज में ईशान किशन खेल के आए थे, जो कंडीशन थी विकेट की, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, काफी आसान नहीं था वहां बैटिंग।
आप देखे थे इंडिया के टॉप ऑर्डर हो गया या मिडिल ऑर्डर वहां परेशान हुआ था, खेमे में परेशानी हुई, स्लो विकेट थी। उस कंडीशन में ईशान किशन ने बैक टू बैक 3 सेंचुरी लगाई थी वनडेज में, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज टूर। और वो कहीं ना कहीं ईशान किशन की पारी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो थी कि बिल्कुल 4 विकेट्स गिरे हुए थे, वहां पे उनके पास प्रेशर भी था कि विकेट्स नहीं बिल्कुल सर, गिरना है, मैं साथ इसी में पे रन सर, बनाने का। जी। इसी पे मैं बात कर रहा हूँ सर। वो ये इनिंग की मोटिवेशन उन्हें उस वेस्ट इंडीज दौरे से ही आई है, क्योंकि जिस उन्होंने वहां भले ही ओपन किया था, लेकिन जो कंडीशन में वो खेल के आए थे, वो उस कंडीशन से परिपक्व थे कि स्लो विकेट में मुझे कैसे खेलना है, स्पिनर्स को कैसे ट्रीट करना है। और ईशान किशन वो करके आए थे, हाँ, वो पहले, और उस तरह वही प्रैक्टिकल अपना इस मैच में उन्होंने उतारा। सेम मुझे इन्होंने ये नहीं समझा कि ये पाकिस्तान है, इन्होंने वो इंटेंट दिखाया कि मैं एक नॉर्मल टीम खिलाफ खेल रहा हूं, जो मैं एज यूजुअल खेलता हूँ, और वो इंटेंट हम्म। दिखाया। हम्म। इसलिए बहुत बिल्कुल। ही बेहतरीन बल्लेबाजी ईशान किशन ने की, अनडाउटफुली। आज ईशान किशन को 100 आउट ऑफ 100 नंबर देता हूं मैं। बिल्कुल। अगर उमेश सर, लेकिन जो हमारे बार एक बार फिर हमारे साथ जो हुआ, वो ये हुआ कि हमारा टॉप ऑर्डर फिर फेल हुआ। कहीं न कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रेशर होते हैं बड़े मैचेस में, हमारे टॉप ऑर्डर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ खासकर मैच में फेल हो रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि वही प्लेयर वही हैं, सब क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग या हारिस राउफ जो भी उनके बॉलर हैं, लगातार कहीं न कहीं हमारा टॉप ऑर्डर लगातार उस चीज़ों में फेल होता रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? सर बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। सबसे बड़ी वजह सर आप भी जानते हैं, और इंडिया पूरा भारतवर्ष जानता है कि मेंटल प्रेशर, जितना आप मेंटल प्रेशर लेंगे आपके गेम में रहते हैं, उतना ही कहते हैं डिमेरिट्स आएंगे। और ये जग जाए, मतलब हमने हमेशा देखा है कि जब जब बैट्समैन करते हैं, अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर किसी भी इनिंग में किसी भी नंबर में कोई भी टीम हो तो वो उसके खिलाफ नहीं खेलता। भारत पाकिस्तान का मैच काफी रोचक होता है, काफी एडवांस लेवल का होता है, इसलिए आप जानते हैं कि उस समय मेंटल प्रेशर अलग ही लेवल का होता है। और उस सबको अलग दायरा, उन सब की बात हद कर बात करें, तो आपके सामने टॉप क्लास वर्ल्ड लेवल के बॉलर हैं। वन ओडीआई नंबर 1 टीम है पाकिस्तान, हुँ, आप भी जानते हैं, मैं भी। और उस हुँ, समय आपकी वो नंबर 1 क्यों है, उसका रीजन है उनकी बॉलिंग। और उस बॉलिंग अटैक के सामने आप ओपन कर रहे हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल ओवर रहता है, वो रहता है 1 से 5 ओवर, 8 ओवर, हुँ, जिसमें हुँ, वो अपने पीक पे होते हैं। और उस पीक में अगर आपने थोड़ी सी भी चूक दिखाई या चूक दिखाई, तो फिर आप उसका खमियाजा आप जानते हो। वो हमने देखा, लेफ्ट आर्मर शाहीन अफरीदी है, सबसे बड़ी खासियत वो अच्छी बॉल स्पेल डालते हैं, लाइन लेंथ रखते हैं, दूसरा वो लेफ्ट आर्मर है। और हुँ, आप जानते ही हैं, मैं भी जानता हूँ कि इंडियन टीम लेफ्ट आर्मर को हमेशा से ही, अच्छे लेफ्ट आर्मर को दिक्कत होती है, चाहे विराट कोहली हमारे हो, चाहे हमारे रोहित शर्मा हो, या इंडियन का टॉप ऑर्डर, कोई भी टॉप ऑर्डर हो, उसको लेफ्ट आर्मर के विरुद्ध दिक्कत होती है। और हुँ, उसी का फायदा उठा के पाकिस्तान ने अच्छी लाइन पे बॉल डालते रहे। और आपने देखा भी होगा, जिस बॉल पे रोहित शर्मा आउट हुए हैं, वो बॉल एक ड्रीम बॉल होती है लेफ्ट आर्मर की, अच्छी, बहुत बिल्कुल। अच्छी लाइन पे, एकदम हाँ, सटीक हुँ, अंदर, हुँ, हल्की सी सीमों के अंदर जी। घुसी अगर उसपे, उमेश जबकि जी, अगर मैं आपसे बात करूँ कि प्लेइंग 11 तो जैसे सबको पता थी कि यही होने वाली है, ज़रा उस पे भी चर्चा करते हैं, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें। लेकिन एक सवाल जो है वो कि अभी तक हम सब लोग बोल रहे थे कि क्या केएल राहुल डायरेक्ट एंट्री करेंगे, लेकिन जब ईशान किशन ने अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, सबसे बड़ी बात ये है, वो भी अपनी पोजीशन को छोड़ के, उस पोजीशन पे जहाँ पे बिल्कुल वो पहले कभी खेले नहीं है, फिर भी अंडर प्रेशर जो उनकी पारी निकली है, एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पारी उन्होंने खेली है, लेकिन उसके साथ ये भी जवाब दिया कि केएल राहुल इज नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर टीम इंडिया, ही इज ऑलवेज देयर। मतलब ईशान किशन भी वहां पे लगातार मौजूद हैं केएल राहुल के लिए ही नहीं, क्योंकि केएल राहुल, आप राहुल द्रविड़ बोले कि वो डायरेक्ट टीम में एंट्री करेंगे, बट वैसा नहीं हुआ। ये हमारे लिए भी जरूरी कि हमारे और प्लेयर, जैसे अब ईशान किशन ने आज खेला, तो अब क्या आप केएल राहुल फिट होंगे तो वो डायरेक्ट आएंगे कि टीम ईशान किशन के साथ कंटिन्यू करेगी? क्योंकि ईशान किशन यंग जरूर है बट अनबिलीवर प्लेयर है। सबसे बड़ी बात वो है कि जो उनका एग्रेसिवनेस है, क्योंकि केएल राहुल कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवनेस से लूज कर चुके थे, लेकिन ईशान किशन देखिए अंडर प्रेशर जो एग्रेसिवनेस के साथ बैटिंग की, आपको स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर है 4 विकेट के बाद, ये बहुत बड़ी बात है आज के क्रिकेट में। बिल्कुल सर, जहां तक हम लोग बात करेंगे, जिस जो आपने बात की, उसी बात पे मैं एक टॉपिक, मतलब एक बात मेरे काफी जहन में थी, कि हमें अपने प्लेयर को, किसी भी प्लेयर के प्रति कैपेबल नहीं रहना, कि उसके भरोसे नहीं रहना है, कि टीम अगर इसके बिना नहीं चल सकती, सबसे बड़ी चीज।
ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकालना होगा कि हमें किसी प्लेयर को कहते हैं एकदम से फिक्स नहीं करना है कि इसके बिना टीम नहीं चल सकती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी प्लेयर के ऊपर बिकॉज नहीं टीम डालनी होती है। टीम इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर वेदर इट इज बिल्कुल सर, जो कैप्टन सर और नॉट। जैसा कि आप हमारे यहाँ सुनते होंगे, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू, प्लेयर की वैल्यू टीम में नहीं होती, सारे प्लेयरों की वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम बात करेंगे ईशान किशन और राहुल की, तो नो डाउट रखते हैं, जैसा कि आपने कहा, मैं भी जानता हूँ कि ईशान किशन की इस परफॉर्मेंस से राहुल के ऊपर सवाल खड़े होंगे, और राहुल को टीम में अगर एडजस्ट किया जाता है तीसरे मैच, जैसा कि अगर 2 मैच में बैठाने के बाद अगर तीसरे मैच में उन्हें लाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा कहते हैं विषय हो, सब बीसीसीआई के ऊपर सवाल खड़ा होगा कि किस कारण से राहुल को लाया जा रहा है, जबकि ईशान किशन की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया। और दूसरा, उनको खिलाने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके एक लौते लेफ्टी है जो काउंटर अटैक करते हैं, और इस समय इंडियन बिल्कुल। टीम को एक लेफ्ट बैट्समैन की बहुत जरूरत है। हालांकि मैं तो उन्हें चाहता हूँ कि वो ओपन करें, मैं उन्हें ओपन के एक नजरिए से देखना चाहता हूँ कि वो ओपन करें इंडियन टीम के लिए, तो इससे रोहित शर्मा के ऊपर से प्रेशर बिल्कुल। घटेगा। हाँ, और रही देखिए बात सबसे बड़ा राहुल सवाल आप, की, जी, आप सभी को बता दूं कि केएल राहुल अब आएंगे वापस तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ईशान किशन ने जैसे रन बनाए हैं, तो मैं आपसे, जो लोग हमसे लाइव जुड़े हुए, जरूर जानना चाहूंगा कि आप केएल राहुल को प्रेफर करेंगे ईशान किशन को। लेकिन एक और मैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को शायद नहीं पता, क्या हम शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को, क्योंकि 3 मीडियम पेसर अगर हमारे क्वालिटी बॉलर्स होंगे टीम में, तो क्या जो हमारी बॉलिंग है उसकी घातक जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की वजह से हम तीसरा जो फास्ट बॉलर है भी उसको लैग करते हैं हम। तो लेकिन अगर हमारे पास रेगुलर अच्छे फास्ट बॉलर, क्योंकि हमारी जो टेल है वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर ले रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आगे वाले मैचेस में हम देखेंगे कि मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह तीनों एक साथ खेलेंगे। क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि शमी, बुमराह और सिराज सारे तीनों एक फास्ट खोले, ताकि जो हमारी तिकड़ी बनेगी वो बहुत ही खतरनाक, और हार्दिक पांड्या चौथे मीडियम पेसर, साथ में 2 स्पिनर कुलदीप और जडेजा, तो क्या ये टीम के जो कॉम्बिनेशन है बॉलिंग को बहुत ही अच्छा बनाती है और हर टीम से निपटने के लिए कारगर होगी ये। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात आपने कही सर। इसी पे मैं बात बताता हूँ कि जैसा कि हमें सबसे बड़ी चीज अपने प्लेयर्स पे बिलीव दिखाना होगा। चाहे अगर आप 3 बॉलर खिलाते हैं या 2 बॉलर खिलाते हैं, तो आपको अपने बॉलर्स की या बैट्समैन पे बिलीव दिखा। अगर आपको अपने बैट्समैन पे ही भरोसा नहीं कि आपके 6 वो कैपेबल है, तो आप 7वां ऑप्शन लेके जाते हैं। आप सबसे बड़ी चीज, आपको अपने प्लेयर्स पे बिलीव दिखाना होगा। अगर आपको भरोसा है, तो आप, जैसे कि आपने कहा, आपके टेल एंडर्स रन बना रहे हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा बैट्समैन ले जाने की कोई, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके पास 2 ऑलराउंडर पहले से हैं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, और अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, सबसे बड़ी बात। और अगर आपके पास ये 2 हैं, तो मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि कहते हैं जिस जो मांग है वहां बॉलर की, आपके शमी, सिराज और बुमराह, ये पेस टिकड़ी पाकिस्तान के हरीश रौफ, नसीम शाहीन और रौफ से कम नहीं है। आप भी बिल्कुल जानते बिल्कुल हैं, जी। अवार्ड लेवल पे बाकी सारे प्लेयर्स जानते हैं। तो इस हिसाब से आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, तो आप उन्हें खिला रहे हैं, इसका मतलब आप हिटिंग के एरिया ढूंढ रहे हैं। तो हिटिंग के लिए आपके हार्दिक पांड्या हिट भी कर सकते हैं और गेम भी चला सकते हैं, और आपके टेलेंडर्स भी हिट करते हैं, गेम चलाते हैं, हिट भी करते हैं। आपने देखा होगा बुमराह, जसप्रीत बुमराह की आज आपने बैटिंग देखी होगी, मैंने भी देखी है, और हमने मोहम्मद शमी की बैटिंग देखी है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब बिल्कुल। से कि ये शार्दुल ठाकुर ऑप्शन इंडियन टीम का मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि मैं रोहित शर्मा की बात को मैं समझ रहा हूँ कि जो उनका इंटेंट है, वो इंग्लैंड की तरह एक 7-8 नंबर बल्लेबाज ले जाना चाहते हैं, जो 9 नंबर तक बल्लेबाजी करे, या स्लो विकेट पे शार्दुल ठाकुर कारगर होते, बॉलर अच्छी डालते हैं। लेकिन आपकी जो पेस बॉलर ये 3 है, ये हर कंडीशन, हर एक स्पेल के लिए कारगर है, जो मेरा मानना है। आपके पास एक स्पिनर था कुलदीप यादव, तो मेरे हिसाब से वही बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं था शार्दुल ठाकुर को खिलाना। बिल्कुल। तो उमेश, मैं आपसे कुछ थोड़ी बातें और करूंगा, फिर इस शो को अंत करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि मैच जो कैंसिल हो चुका है, मैच का कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली हम टॉपिक बैटिंग पे करते हैं। तो एक और सवाल है, श्रेयस अय्यर वापस आए हैं इंजरी के बाद, काफी अच्छे दिखे कुछ गेंद, लेकिन क्योंकि बहुत कम खेला इसलिए हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। लेकिन वो एक समस्या जो उनकी पुरानी वो है कि बाउंसर पे आउट हुए। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आगे के गेम तो इतना बेहतरीन वो खेल रहे थे, लग रहा था कि बड़े अच्छे टच में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही बॉलर ने बाउंसर को यूज किया, कहीं ना कहीं वो अपने हाथ पैर फैलाने लगे, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होते तो थोड़ा सा टेस्ट करते अपने आप को, वहां पे रुकते, लेकिन पहले ही उन्होंने शॉट के लिए गए। क्या उनको थोड़ा सा और समय देना चाहिए, कि अब उनके बाउंसर के गेम क्या कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल सर, बात आपकी सही है। पर फिर भी श्रेयस अय्यर को हम हमेशा प्रेफर करें, क्योंकि श्रेयस अय्यर का आपने देखा होगा जो भी उन्होंने बॉलें खेली आज, 4-5 बॉलें, 7-8 बॉल खेली और 14 रन बनाया। जो उन्होंने हम्म, बाउंड्रीज मारी है, वो इंटेंट है, वो जो माइंडसेट था एकदम क्लियर था, एकदम पॉजिटिव माइंड था। वो मेन हम्म, मैसेज करता कि आपकी जो कमी है वो तो अलग बात है, आपकी बाउंसर कमजोरी है, मैं मानता हूँ उनकी कमजोरी बाउंसर है। हालांकि वो उस पर हम्म, बदलाव करते हैं, सुधार करते रहते हैं, लेकिन जो उनका इंटेंट था, माइंडसेट था प्लेइंग का, वो 4 नंबर पे आके जो बैटिंग कर रहे थे और जो इंडिया हम्म, को सपोर्ट देते, वो अलग, अगर वो रहते तो वो अलग ही लेवल का था। तो श्रेयस अय्यर को नो डाउट हमें खिलाना चाहिए, और दूसरा उनकी कमजोरियों को थोड़ा उनसे बात करके उनको सुलझाना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपके 4 नंबर के बहुत बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे 4 नंबर पे। विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा रोल रहता है 4 नंबर पे। और श्रेयस अय्यर बिल्कुल। के पास तो काबिलियत भी हमने देखा है रिसेंट मैचेस में, अब उनके चोटी होने से पहले, कि श्रेयस अय्यर काफी अच्छा गेम चलाते हैं। स्पिनर्स को कितना बढ़िया खेलते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। माना कि बिल्कुल। मैंने बाउंसर पे उनकी कमजोरी है, शॉर्ट बॉल कमजोरी है, पर ऐसा हम्म, नहीं है कि शॉर्ट बॉल आते ही वो आउट हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा लूज करते हैं, विकेट को फेंकते हैं या लूज होते हैं, ओवर एक्साइटमेंट चले जाते हैं या ओवर विकेट फेंक देते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हम्म, जो क्लास उनके पास है, वो अभी तक 4 नंबर पे उससे उस लेवल का अभी खिलाड़ी, मतलब अभी फिलहाल इंडियन टीम के पास है नहीं है, विकल्प है तो बिल्कुल। वो अभी ट्राई नहीं किया हाँ, गया। तो एक एक और सवाल, क्या आने वाले समय में टीम में कोई चेंजेस होंगे या सेम टीम के साथ टीम इंडिया जाएगी? सर फिर से बोलिए सर, थोड़ा नेटवर्क क्या चला गया था। आने जी, क्या आने वाले समय में टीम इंडिया, आने वाली मैचेस में टीम इंडिया में कोई बदलाव होगा या सेम टीम के साथ ही टीम इंडिया आगे जाएगी? ये सर आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं फिलहाल जो इंडियन टीम चाहेगी, या मैं भी, हमारे कुछ एक्सपर्ट जो आप जैसे, हमारे जैसे जो लोग चाहते होंगे कि इंडियन टीम में थोड़ा नंबर का हुँ, बदलाव किया जाए, और थोड़ा जो हमारे बॉलिंग का लाइनअप है उसमें नंबर हुँ, का, सर मेरे हिसाब से, कि अगर आपके ईशान किशन इतना बढ़िया खेल रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, तो ईशान किशन को रोहित शर्मा के साथ उतारना हमारी इंडियन टीम के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर से प्रेशर हटेगा। आप हुँ, जानते हैं कि रोहित शर्मा अगर 4-5 ओवर रह गए और मैक्सिमम 10 ओवर उन्होंने खेल लिया, फिर रोहित शर्मा से बड़ा वनडे के लेवल का बल्लेबाज कोई नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हमने उन्हें ये कारनामा करते हुए देखा है। वनडे वनडे के इतिहास, वनडे के लेवल में हमने देखा कि रोहित शर्मा से बड़ा खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा वनडे के इतिहास में। हुँ, और रोहित शर्मा को, अगर आप चाहते हैं कि रोहित शर्मा से एक बड़ी इनिंग की उम्मीद रखते हैं या चाहते हैं, तो आपको रोहित शर्मा के साथ एक बैट्समैन भेजना को जो उनको थोड़ा रिहाई दे कुछ ओवर तक, ज्यादा जरूरत नहीं है रोहित शर्मा। और दूसरी बात, नंबर का सर, इसलिए मैं कह रहा था, इशू नंबर को लेकर थोड़ा इशू इसलिए क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स का नंबर अभी अभी भी थोड़ा अजीब है, जो वो अपने नंबर में न खेलने की वजह से उनका कहीं ना कहीं थोड़ा लय बिगड़ रही है। हुँ। बिल्कुल। तो उमेश सर, हमने बहुत बेहतरीन सभी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन आज मैच का रिज़ल्ट नहीं आ पाया, इसलिए जो सारे फैन्स हैं उनका मायूस ज़रूर होंगे कि मैच का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो इंटेंस मैच होता है वो सभी को इंतज़ार रहता है कि वो मैच की बिल्कुल जो बिल्कुल। क्वालिटी हो बहुत ही अच्छी हो। लेकिन और सर ये चलिए बिल्कुल सबसे अब बड़ी बात सर जो होती है कि ये इस मैच, अगर बारिश नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते कि मैच पाकिस्तान के हाथ में या भारत के हाथ में, क्योंकि दोनों टीम एक हुँ, अलग लेवल की हैं, दोनों उनकी भी टीम के बैट्समैन बहुत अच्छे थे और इंडियन टीम के पास भी बॉलर अलग ही लेवल थे। अगर बिल्कुल। विकेट की तो हो सकता है पाकिस्तान दिक्कत आती, या हाँ, बाबर आजम अगर सेंचुरी स्कोर करते तो भारत दिक्कत में आ जाता। तो हुँ, कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता, कहना बहुत मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। तो बारिश ने हुँ। कहीं ना कहीं खलल दोनों की टीमों के आशाओं पे डाला है। बिल्कुल। तो उमेश सर, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी बातों को, जो आज के मैच की जो-जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो हमारे दर्शक हमको देख रहे होंगे, सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से, आपने सारी बातों को हाँ, सबके सामने रखा बहुत ही अच्छे से। आने वाले समय में यही कोशिश रहेगी जो टीम में, क्योंकि वर्ल्ड कप का ये प्रैक्टिस चल रही है एक तरीके से, ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की हमारी प्रैक्टिस है, तो हमारे बिल्कुल सभी सर। लोगों से सर बिल्कुल, इसी भी तो आप हम मैं सर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब हुँ, फिलहाल ये मेरा सवाल था आपके लिए, हुँ। कि सर बिल्कुल, आप बिल्कुल। संजू को, इस नजरिए से आप संजू को कहाँ देखते हैं, संजू सैमसन को, उनके देखिए, कैरियर को या आप उनको। मैं संजू सैमसन को एज़ अ बैकअप ही अभी देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आज ईशान किशन नहीं खेले होते ये पारी तो शायद मेरा विज़न कुछ और होता, आज अलग सर होता। बट मैं क्योंकि चाहता हूँ संजू कि सर, संजू, संजू का लेकिन नाम बट लेना। मैं चाहता हूँ कि संजू वर्ल्ड कप में एज़ अ बैकअप जाएँ, रहने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल केएल सर। राहुल की इंजरी पे आपके बहुत सारे सवाल हैं और आपको बिल्कुल 2 विकेट बिल्कुल। कीपर चाहिए, तो संजू को बैकअप रखना चाहिए। अगर ये केएल सर, राहुल टीम में होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं होते तो एज़ अ संजू ही चॉइस होने चाहिए। ईशान किशन अगर आपके अब रेगुलर हो गए हैं तो। ये सर बिल्कुल संजू का सर नाम लेने का मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं अगर ऋषभ पंत आपके अच्छा खेलते हैं या आपको आते हैं, तो आपके सबसे बड़े ओपिनियन ऋषभ पंत ही रहेंगे, जो आपका
करेंगे करंट में, मतलब वो इंग्लैंड सीरीज में जहां तक कहा गया कि ऋषभ पंत वापसी करेंगे, तो आपके सबसे बिल्कुल। बड़े कारगर रहेंगे और ऋषभ पंत ही रहेंगे। तो इस हिसाब से मैं संजू सैमसन को कहाँ देखते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। हाँ, बिल्कुल वो ये यही मेरा ये जवाब था, लेकिन अगर ऋषभ पंत आएँगे बहुत टफ होगा आगे कॉम्पिटिशन, क्योंकि क्योंकि सर आपके पास ईशान किशन भी अच्छा परफॉर्मेंस खेल रहे ईशान होंगे। किशन भी लगातार अच्छा कर रहे हैं और आपका केएल राहुल को भी काफ़ी बैक किया जा रहा है, तो एक सवाल पैदा हो जाता है कि एक साथ कितने-कितने विकेट कीपर्स क्या खेल सकते हैं, क्या नहीं खेल सकते हैं। बट ये तो अब भविष्य की बातें हैं, अभी हर फिलहाल एशिया कप की ही बातें करेंगे कि क्या एशिया कप बिल्कुल। में क्या चीज़ें हो रही हैं। उमेश सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही थैंक अच्छे यू सर। तरीके से आपने सभी बातों को रखा। हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप जिस तरह हमारे शो को देख रहे हैं, इसी तरह लगातार देखते रहिए। हम बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आ रहे हैं, मैच की पूरी कंडीशन, जो-जो सवाल आप मैच में जानना चाहते हैं, वो सारे सवालों का जवाब आपको इस शो में मिलेगा। तो एक बार ज़रूर जाके वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे बिल्कुल भी सर, चैनल और को हमारे फैंस को मैं बताना चाहूंगी, हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पे अपने आप हम हमसे सवाल पूछ सकते हैं आज क्रिकेट एक्सपर्ट पे। बिल्कुल। तो आप या तो कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके सारे जवाबों का जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए या फेसबुक पे आप कमेंट कीजिए। तो आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आपसे अब इजाज़त लेना चाहेंगे। जय इंडिया का हिंद। नेक्स्ट मैच 4 तारीख को नेपाल के साथ है, तो उस मैच के साथ आप उस मैच से पहले जो वीडियो होगा, क्या प्रिपरेशन चल रही है, उसके साथ हम जय आपके जुड़ जाएँगे। जय हिंद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।